क्या लिखवाया था लास्ट स्टेटमेंट? लास्ट स्टेटमेंट जापान जाने के कारण जो जर्मनी से जापान से क्या कहते हैं वो कल एक बार कहानी सुना था। देखो, सुभाष चंद्र की मृत्यु के बाद तथा मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान की पराजय होने की स्थिति में मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान के पराजित होने की स्थिति में जापान के पराजित होने की स्थिति में अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को, आजाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों को, आजाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था तथा उन पर निष्ठा की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया, निष्ठा की शपथ, हाँ, निष्ठा की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया और उन पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। लाल किला याद है ना, दिल्ली का लाल किला, किला में हर सही, लाल किला में मुकदमा चलाया गया, लाल किला में मुकदमा चलाया गया, मतलब लाल किला में सबको बुलाया गया, वहां को कोर्ट टाइप का बना दिया और वहीं पे मुकदमा चलाया। ठीक है, अब आजाद हिंद फौज किसके लिए लड़ रहा था? भारत की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, और उसके अफसरों को गिरफ्तार किया गया, उसके सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। तो भारत में जो प्रसिद्ध वकील लोग थे उन लोगों ने एक कमेटी बनाया कि नहीं, हम लोग इनको बचाएंगे, क्योंकि इन पर झूठा आरोप है। क्या आरोप लगा रहा है कि आप निष्ठा तोड़ रहे हैं, आप निष्ठा तोड़ रहे हैं, जो सरकार के प्रति आपकी निष्ठा थी, जो आपने शपथ लिया था, उस शपथ को आपने तोड़ा है। तो यहाँ के जो वरिष्ठ वकील लोग थे उन्होंने एक कमेटी बनाया और वो लोग लड़े। अगला पॉइंट बनाओ। हाँ, भीमराव अम्बेडकर भी वकील थे, लेकिन वो वकालत नहीं किए, ज्यादा दिन वकालत नहीं। हाँ, क्या लिखवा रहे थे? अब लिखो अगला पॉइंट बना के, आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अफसरों और सिपाहियों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज समिति का गठन किया गया। आजाद हिंद बचाव समिति, ऐसे लिखो, आजाद हिंद बचाव समिति, आजाद हिंद बचाव समिति का गठन किया गया। आजाद हिंद बचाव समिति का गठन किया गया, जिसके प्रमुख वकील भूला भाई देसाई थे। भूला नाम इंपॉर्टेंट है इनका, भूला भाई देसाई, देखो बोर्ड, भूला भाई देसाई
थे, भूला भाई देसाई थे। इसके प्रमुख वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। तथा इनका सहयोग जवाहरलाल नेहरू, कौमा तेज बहादुर सप्रू, नाम सुनिए, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू आदि वकीलों ने किया था। कॉमेंट्स गई, आदि वकीलों ने किया था। देखो, आजाद हिंद फौज के प्रमुख अभियुक्त जो बड़े अधिकारी थे, आजाद हिंद फौज के प्रमुख अभियुक्त मेजर शाहनवाज खां, मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरुबख्श सिंह, ये तीनों नाम याद रखना है। कर्नल गुरुबख्श सिंह और कर्नल प्रेम सहगल थे। तीनों नाम याद रखना। प्रेम सहगल थे। अब इन लोगों पर मुकदमा कहाँ चला? लाल किला में। इसलिए इस मुकदमा का क्या नाम दिया? लाल किला मुकदमा। इसका नाम क्या दिया? लाल किला मुकदमा। और इस मुकदमा में इन लोगों को फांसी दे दिया गया। लिखो नीचे, लाल किला मुकदमा में, हाँ, इसी में पॉइंट बना के लिखो ना। लाल किला मुकदमा में इन लोगों को फांसी की सजा दी गई। लाल किला मुकदमा में इन लोगों को फांसी की सजा दी गई, जिससे पूरे देश में तीव्र प्रक्रिया हुई। हाँ, फांसी की सजा दी गई, जिससे पूरे देश में तीव्र प्रक्रिया हुई। जिससे पूरे देश में, हाँ, क्या तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तीव्र प्रतिक्रिया मतलब लोग रिएक्शन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और लोगों ने इस फांसी का विरोध किया। अंततः तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने उनकी सजा माफ कर दी। अंततः लॉर्ड वेवेल ने उनकी सजा माफ कर दी। जैसे अभी राष्ट्रपति सजा माफ कर देते हैं, राष्ट्रपति के हैं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा हेड यही वायसराय, नहीं, राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पोस्ट। अंग्रेजों के समय में वायसराय से बड़ा पोस्ट कुछ भी नहीं देश में। ठीक है, तो जैसे अभी राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं,
उस तरह उस समय इनको भी अधिकार था सजा माफ करने का, इनको वायसराय को, तो इन्होंने ये सजा माफ कर दी। समझ में आ गया? खत्म हो गया? कहानी समझ में आया? क्या क्या पिछला क्लास से अभी तक पढ़े, वो रैप करें उसको। सबसे पहले टॉपिक क्या लिखे थे? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 तारीख। कब शुरू हुआ? 8 तुम उल्टा बोल रहे हो। 14 जुलाई 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था और 8 अगस्त को ग्वाला टैंक मैदान में यह निर्णय लिया गया कि कल हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन ऑपरेशन जीरो चला दिया किसने? अंग्रेजों ने। और सूर्योदय 9 अगस्त का होने से पहले सबको जेल के अंदर। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल सबको अंदर। गांधी जी के साथ 2 लोग और, कौन? सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी। इन लोगों को कहाँ बंद किया? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में। तब ना कहानी नहीं समझ में आता है। अब शुरू से कहानी बता रहे हैं तो सुनबे नहीं करेगा। जुलाई 1942 में वर्धा में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, कौन सा? वर्धा में कांग्रेस का कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जो बैठक हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि अब हम लोग शुरुआत करेंगे आंदोलन का। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन का। और उस आंदोलन के प्रस्ताव पर मोहर लगाने के लिए ये लोग 8 अगस्त 1942 को बंबई में बैठे। कहाँ? ग्वालिया टैंक मैदान में। वहां बैठे, मोहर मारे कि कल से शुरू करना है हम लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन। तो पता चल जाता है किसको? सरकार को। उसने तुरंत एक ऑपरेशन चलाया। कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। इस ऑपरेशन के तहत जितने भी बड़े अधिकारी थे, किसके? कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता, सबको सूर्योदय से पहले जेल में। गांधी जी को सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी के साथ आगा का पैलेस में रखा गया। ठीक है, बाकी लोगों को जेल डाला गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस जेल में थे? हजारीबाग में। उनके साथ उस जेल में और कौन कौन थे? राम मनोहर लोहिया और हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और हजारीबाग जेल में। कितने लोग थे हजारीबाग जेल में? फिर से बोलो, नाम बताओ। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ अली। चारों लोग रात में फरार हो गए। ठीक है, अब बड़े बड़े लोग तो जेल में थे। अंग्रेज तो सोच रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ा दब जाएगा, लेकिन अंदर अंदर जयप्रकाश नारायण बाबू लोग फरार होने के बाद अंदर से ही पूरा सपोर्ट करते हुए पूरा आंदोलन चला। नेतृत्व कर रहे थे भीतर से ही, अरे ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ठीक है, आंदोलन चलते रहा, बढ़ते रहा। ठीक, इसी क्रम में क्या हुआ? जब आंदोलन चल रहा था तो एक रेडियो प्रसारण हुआ। कौन सा रेडियो प्रसारण? उषा मेहता के द्वारा। ठीक है, बंबई से। फिर इसी बीच में इधर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का स्थापना हो जाता है। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसके अलावा जो जापान की सरकार, उसने अंडमान निकोबार द्वीप को जीत करके सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। ठीक है, क्योंकि जापान का समर्थन तो प्राप्त था सुभाष चंद्र बोस को। जीत करके क्या किए? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। अब आजाद हिंद फौज पूरा अपना सरकार बना लिया, भारत का अस्थायी सरकार। भारत का अस्थायी सरकार सिंगापुर से ही चल रहा था। ठीक है, उस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति कौन थे? स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे। और जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेना का अध्यक्ष भी होता है, तो सेना अध्यक्ष भी थे। सरकार चलने लगा, जापान इसका मदद करने लगा। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जापान थोड़ा देखने लगा कि हारने लगा है मित्र राष्ट्र से। ठीक है, और जापान से ताइवान जाने के क्रम में एक वायुयान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना होता है, और इसमें यह घोषणा की जाती है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, जो कि संदेहास्पद है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जैसे ये चीज लूज हुआ थोड़ा सा मूवमेंट, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को किनको गिरफ्तार किया? मेन लीड में कौन थे? मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरबख्श सिंह और कर्नल प्रेम सागर। तीनों 3 धर्म के हैं, देख लो, तीनों 3 धर्म के हैं, है ना।
लेकिन वहां आजाद हिंद फौज के समय भारत की स्वतंत्रता के लिए तीनों एक साथ खड़े थे। ठीक, अब इन लोगों पर मुकदमा चलाया गया कहाँ? लाल किला में। और क्या आरोप लगाया गया कि आप लोगों ने शपथ तोड़ा है, निष्ठा की शपथ को तोड़ा है। जो आपने कर्नल बनते समय जो निष्ठा लिया था, सैनिक बनते समय, उस निष्ठा की शपथ को तोड़ा है। तो क्या किया जाएगा? आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। कहाँ मुकदमा चलेगा भाई? तो ओपन लाल किला में मुकदमा चलेगा। जब लाल किला मुकदमा का बात हुआ तो भारत में बड़े बड़े वकील थे, इनके लिए एक बचाव समिति का गठन किया गया, नाम दिया गया आजाद हिंद बचाव समिति। आजाद हिंद बचाव समिति, इस समिति ने इन लोगों को बचाने के लिए पूरा वकालत किया, लेकिन दाल नहीं गला और अंत में फांसी की सजा सुना दे दिया गया। फांसी की सजा दे दिया गया। कौन कौन वकील थे? भूलाबाई देसाई हेड लीड में, उनके साथ में जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू और कैलाशनाथ काटजू, इनके अलावा और भी लोग थे। ठीक, इन लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन इनका फांसी का सजा नहीं रोकवा पाए। फांसी की सजा तो हो गई, जैसे ही फांसी की सजा दिया पूरे देश में विरोध हुआ इसका। कितना बड़ा क्राइम कर दिया उन्होंने कि आप उसको फांसी की सजा दे दिए। ठीक है, पूरा विरोध जब हुआ तो अंत में बेबेल के पास बात पहुंचती है और वो फांसी की सजा को माफ कर देते हैं। बेबेल के पास पहुंचती है बात और वे फांसी की सजा को माफ कर देते हैं। हो गया कहानी रैप। नेक्स्ट टॉपिक, अंग्रेजों को भगाने के लिए सब अंग्रेज को बोला कि तुम भारत छोड़ करके जाओ यहाँ से। ठीक है, 9 अगस्त 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 8 अगस्त को मीटिंग हुआ था, उस दिन शुरू नहीं हुआ। 9 अगस्त को शुरू होने वाला था, तो 9 अगस्त आंसर मार के आओगे। 8 या 9 अगस्त का तुमको ऑप्शन मिलेगा। 14 जुलाई को सिर्फ वर्धा में निर्णय लिया गया था कि हम मीटिंग मतलब आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन उस पर मोहर नहीं लगाया था कांग्रेस ने। मोहर लगा 8 तारीख को, 8 अगस्त 1942 को मोहर लगाया कि हाँ कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल से शुरू होने ही नहीं दिया गया। ठीक है, हुआ दूसरे तरीका से हुआ, जैसा होना चाहिए था शुरुआत वैसा नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखो टॉपिक, व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक रुको। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ। ठीक है, लिखवाया हुआ है, लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट लिखो, निकल शाही नौसेना विद्रोह। नेक्स्ट टॉपिक, शाही नौसेना विद्रोह। नौसेना मतलब जल में जो लड़ाई करते हैं सेना, उसको नौसेना बोलते हैं। जल में लड़ाई करने वाली सेना को नौसेना। शाही नौसेना विद्रोह। अरे रुक जाओ, शाही नौसेना विद्रोह। और शाही का क्या अर्थ होता है? जो राजघराने का है। शाही परिवार किसको बोलते हैं? राजघराना का परिवार। तो शाही नौसेना विद्रोह 1946 लिखो, ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों में, ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों में, मतलब जब लास्ट समय था अंग्रेजों का यहाँ से जाने का, उस समय ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों में 18 फरवरी 1946 ईस्वी को, 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में, हाँ 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में शाही नौसेना, ब्रैकेट में लिखना HMIS तलवार। अब में HMIS में डॉट, HMIS तलवार के नेतृत्व में, HMIS तलवार के नेतृत्व में, तब ब्रैकेट बंद करना।
MIS तलवार के नेतृत्व में ब्रैकेट बंद। हाँ पढ़ो स्टेटमेंट। विद्रोह किया था, विद्रोह किया था कोई ना कोई कारण होगा, जिसका मुख्य कारण, जिसका मुख्य कारण नौसैनिकों की भोजन एवं वेतन में शिकायत, भोजन एवं वेतन में शिकायत, वेतन सैलरी, भोजन एवं वेतन में शिकायत, कौमा भेदभावपूर्ण व्यवहार, कौमा भेदभावपूर्ण व्यवहार, रंग भेद, कौमा दे करके, रंग भेद तथा अपमानजनक टिप्पणियां, अपमानजनक, अपमानजनक टिप्पणियां, 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 टिप्पणी से टिप्पणियां, क्या लिखे, डॉट 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 नो, ठीक है ना, टिप्पणियां। स्टेटमेंट पढ़ो। नहीं नहीं, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट हो। टिप्पणियां मुख्य कारण, टिप्पणियां थी। हाँ, मुख्य कारण क्या था, 4-5 कारण। एक, सैलरी अंग्रेजों को ज्यादा देता था, सेम जगह पर है, एक ही पोस्ट पर है, अंग्रेज अधिकारी है तो उसको सैलरी ज्यादा, भारत का है तो उसको खाना अच्छा, इसको खाना बुरा, उसको कहता था काला, इंडिया वाले को भेदभावपूर्ण अपमानजनक टिप्पणियां किया जाता था, ठीक है, काला गोरा, दिस दैट नौटंकी, ठीक है। तो इसी के विरुद्ध में अंतिम दिनों में, ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों में, कै तारीख को, 18 फरवरी 1946 को भारत के नौसेना ने विद्रोह किया था। कहाँ, बंबई में। और नेतृत्व कौन कर रहे थे, तलवार साहब। कौन कर रहे थे नेतृत्व, तलवार साहब। क्लियर हो गया। यही हेड थे जो ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब पूरा MIS का फुल फॉर्म कहाँ खोजने जाएंगे, ठीक है। तलवार सर बस नाम याद रखना है कि तलवार जी के नेतृत्व में। हाँ, HM से हीरा मत हो, ये हाँ, पहले तो नाम सही करो, HEE करना होगा। वैसे मेरे डायरी में भी लिखा हुआ झारखंड प्रशासनिक सेवा। कमिश्नर का स्पेलिंग भी गलत कर दिया। खाली तुम समझाते रहो, गलती करते रहो, हर जगह गलती लिखो पूरे कॉपी में, वहां भी समझाते रहना तुम जा करके। कैसे मैट्रिक पास करके हमको तो आश्चर्य लग रहा है। कौन पास किया, 3rd डिवीजन है तब। क्या हुआ, कुछ कारण थे नौसेना विद्रोह के। क्या कारण थे, रंगभेद, भोजन संबंधी शिकायत, वेतन संबंधी शिकायत, ठीक है, अपमानजनक टिप्पणियां, इन सबको लेकर के 18 फरवरी 1946 को विद्रोह करती है नौसेना। कहाँ, बॉम्बे में। टिप्पणी मतलब बोल दिए, कमेंट, कमेंट। तुम जा रहे हो, तुमको बोल देंगे कुछ हो तो कमेंट नहीं हुआ खराब। हाँ, टिप्पणी कहा जाता है। तुम कहीं जा रहे हो, तुमको कुछ कमेंट मार दिया, भद्दा कमेंट मार दिया, तो तुमको खराब लगेगा कि नहीं करेगा, बस वही बात हो गया। तो 18 फरवरी 1946 नौसेना विद्रोह कब हुआ, किसके नेतृत्व में, तलवार के नेतृत्व में, तलवार जी के नेतृत्व में। कारण सब समझ में आ गया। अब आगे लिखो।
ये देखो, ये जो तलवार है, सुनो सुनो, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पानी का जहाज है। वेट वेट वेट, HIMS जो है ये व्यक्ति का नाम नहीं है, ये कौन है? जहाज का नाम है। इस जहाज में रहने वाले जितने लोग थे उन लोगों ने विद्रोह किया था, कि ये आदमी का नाम नहीं है। ठीक है, HIMS तलवार क्या है? जहाज है। HIMS तलवार क्या है? जहाज है। और इसमें जो सैनिक लोग थे उन लोगों ने विद्रोह किया था। अब समझ में आया? वो व्यक्ति नहीं था, ये एक जहाज का नाम है। हाँ, जिस जहाज में ये लोग नौसैनिक लोग रह रहे थे उस जहाज का क्या नाम था? HIMS तलवार। इतना बड़ा व्यक्ति का नाम हो नहीं सकता। क्लियर हुआ? अच्छा, अब जब ये नौसेना विद्रोह शुरू हुआ तो उसके पीछे एक और रीजन था। इसमें इस जहाज में रहने वाला एक सैन्य नौसैनिक था, उसने लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो जहाज में। ठीक है, तब वो और बबला गया वो सब। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल ही रहा था, तो वहां भी लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो दीवार में। ठीक है, तो बस नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। नौसेना के तलवार नामक जहाज की दीवारों पर, नौसेना के तलवार नामक, यही HIMS तलवार, नौसेना की तलवार नामक जहाज की दीवारों पर BC दत्त ने, BC दत्त ने, दीवारों पर BC दत्त ने अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया था। BC दत्त ने अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया था। BC दत्त नाम है, ये तो व्यक्ति का नाम है, नौसैनिक का नाम है। अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो कहाँ लिखा था? HMIS तलवार के दीवार में। ठीक है, अब ये अंग्रेज पढ़ेगा तो क्या घुसाएगा कि नहीं घुसाएगा? BC दत्त द्वारा क्या लिखा गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे पढ़कर अंग्रेज और उत्तेजित हो गए, जिसे पढ़कर अंग्रेज और उत्तेजित हो गए तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और उत्तेजित हो गए तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार किया? BC दत्त को। BC दत्त के गिरफ्तारी के बाद, BC दत्त के गिरफ्तारी के बाद, BC दत्त के गिरफ्तारी के बाद यह नौसैनिक विद्रोह और तीव्र हो गया, यह नौसैनिक विद्रोह और तीव्र हो गया, और MS खान के नेतृत्व में, MS खान के नेतृत्व में नौसैनिक विद्रोह और तीव्र हो गया, तेज हो गया, और MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति, नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति, उस समय भी हड़ताल होता था, नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया, तथा इस समिति द्वारा अंग्रेज नौसैनिकों के समान सुविधा एवं वेतन, अंग्रेज नौसैनिकों के समान, अंग्रेज नौसैनिकों के समान सुविधा एवं वेतन, सुविधा एवं वेतन, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, राजनीतिक
कैदियों की रिहाई, कैदी मतलब जेल में जो बंद है, की रिहाई आदि की मांग की गई, आदि की मांग की गई। समझ गए? ये लोगों ने विद्रोह इतना तेज किया था कि अंग्रेज कदम बौखला गया। तो वायसराय ने उसको ऑर्डर दिया एक व्यक्ति को कि चाहे जो हो जाए तुम जाके इस नौसैनिक विद्रोह को दबा दो, इसके लिए पूरा नौसैनिक को अगर मारना पड़े तो मार दो, ऐसा मतलब स्टेटमेंट दिया था। देखो, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने एडमिरल गोल्डफ्रेड, अंग्रेजी सरकार ने एडमिरल गोल्डफ्रेड, एडमिरल, हम शॉर्टकट लिख दिया तो तुम बोल नहीं रहे हम, एडमिरल गोल्डफ्रेड, यहां देखो, एडमिरल गोल्डफ्रेड को आदेश दिया, आदेश दिया कि इन्वर्टेड कोमा, चाहे संपूर्ण नौसैनिक शक्ति नष्ट हो जाए, संपूर्ण नौसैनिक शक्ति नष्ट हो जाए, संपूर्ण नौसैनिक शक्ति नष्ट हो जाए, कोमा इसका जल्द दमन करो या कर दिया जाए, इसका जल्द दमन कर दिया जाए, इसका जल्द दमन कर दिया जाए। मतलब कि सारा नौसैनिक को मारना भी पड़े तो मार दो, खत्म कर दो, लेकिन इस विद्रोह को दबा दो, दमन कर दिया जाए, इन्वर्टेड कोमा बंद करो। मतलब हमको कोई मतलब नहीं कि नौसैनिक शक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ये विद्रोह खत्म होना चाहिए, दब जाना चाहिए। अब क्या हुआ, जितना नौसैनिक था इसको तो एकदम मारने का आदेश हो गया, समझो एक तरह से, नहीं, संपूर्ण शक्ति नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए। अब भारत के जो लोग थे, भारत के जो बड़े बड़े लोग थे, वकील जो थे, तुम लोग गप कर लो, बाद में क्लास करें, नहीं करो, अब जब दमन करने का पूर्ण रूप से आदेश मिल गया तो गोल्डफ्रेड ने क्या किया कि बर्बरतापूर्ण कार्यवाही शुरू कर दिया होगा, 110%। अब अपने भाइयों को मरते हुए बिना मतलब का अगर देखेगा तो यहाँ के वकील लोग क्या कहेंगे कि भाई इसका कोई शांतिपूर्ण हल होना चाहिए। तो बोला कि देखो सबसे अच्छा उपाय क्या है, तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, हम बचा लेंगे, केस चलेगा, हम बचा लेंगे, पहले मरने से बचो, ठीक है, तो आत्मसमर्पण कर दो। तो जो वकील थे उस समय के, लिखो अगला स्टेटमेंट, सरकार की इस कार्यवाही से, सरकार की इस कार्यवाही से परेशान होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरकार की इस कार्यवाही से परेशान होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय नौसैनिकों को, भारतीय नौसैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए, भारतीय नौसैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डाला, भारतीय सैनिकों, नौसैनिकों पर कर देना हुआ, दबाव डाला, भारतीय नौसैनिकों जहां लिखा है ना उसके बाद पर करना, पर, हाँ, अब स्टेटमेंट सही हुआ, भारतीय नौसैनिकों पर आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाला, दबाव डाला तथा
उन्हें विश्वास दिलाया कि इन्वर्टेड कॉमा, उन्हें विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार का दमन नहीं किया जाएगा। आप लोग आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम बचा लेंगे, है ना। किसी भी प्रकार का दमन नहीं किया जाएगा। बंद कर दो। कहानी समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जब दमन करने का, एकदम क्रूरतापूर्ण दमन करने का आदेश मिल गया अंग्रेज सरकार को, तो गोल्डफ्रेड बर्बरतापूर्ण कार्यवाही शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर के पटेल साहब और जिन्ना साहब, क्योंकि उसमें ऐसा तो नहीं था खाली हिंदू था और खाली मुसलमान ही था, तो पटेल साहब और जिन्ना साहब ने दबाव डाला नौसैनिकों पर, क्या, देख भाई तुम लोग आत्मसमर्पण कर दे, बाकी हम लोग देख लेंगे, दमन नहीं करने देंगे, ठीक है ना। तो उन लोगों ने दबाव डाल करके उन लोगों को आत्मसमर्पण करवा दिया। आत्मसमर्पण करवा, कम से कम जान तो बच गया, ठीक है। तो ये था हम लोगों का कौन सा विद्रोह? शाही नौसेना विद्रोह। कई तारीख को हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। क्लास में याद हो जाना चाहिए, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। कौन से जहाज में हुआ? HMIS तलवार जहाज में हुआ। क्यों हुआ? वो तो एक दूसरा मान था, वो तो उससे तेजी आया। उससे पहले जो काम था कि अंग्रेज नौसैनिकों और भारतीय नौसैनिकों के वेतन में अंतर था, उन लोगों के सुविधा में अंतर था, भोजन में अंतर था, नस्ल भेदी टिप्पणियां करते थे, ठीक है, नस्ल भेदी टिप्पणियां करते थे। इस वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था। जब विद्रोह तो शुरू हुआ तो दत्त साहब ने उसमें और आग लगा दिया। कैसे? जहाज के दीवार पर लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब इतना तीव्र हो गया वो आंदोलन, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? वीसी दत्त को। वीसी दत्त को जैसे ही गिरफ्तार किया, नौसैनिक और विद्रोही हो गए। बोले ना, तुम कैसे उसको गिरफ्तार कर लोगे? लिख दिया तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया क्या? पूरा आंदोलन तो दुनिया में चलिए, इंडिया में चलिए रहा है, भारत छोड़ो भारत छोड़ो, तो वो लिख दिया तो क्या हो गया? ठीक है, तो और तीव्र हो गया। अब जब तीव्र, इतना ज्यादा तीव्र हो गया कि अंग्रेज सरकार बोलने एकदम आदेश दे दी, किसको? गोल्डफ्रेड को, कि भाई इसका दमन करो, चाहे पूरा नौसैनिक नष्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब क्रूरतापूर्ण कार्यवाही शुरू कर दिया। कौन? गोल्डफ्रेड। तो सरदार पटेल और जिन्ना साहब ने भारतीय नौसैनिकों पर दबाव बनाया कि देखो भाई तुम लोग आत्मसमर्पण कर, तो मरने से अच्छा है, बाकी हम लोग देख लेंगे, दमन नहीं होने देंगे, और उनसे आत्मसमर्पण करवा दिया। तो नौसेना विद्रोह समाप्त हो गया। वीसी गिरफ्तार किया गया था 18 फरवरी के बाद ही गिरफ्तार किया ना, जब वो लिखे थे, डेट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वीसी दत्त को गिरफ्तार किया गया था, और इसके बाद ये आंदोलन और तीव्र हो गया। तो कुचलने का आदेश मिला तो सरदार पटेल और जिन्ना साहब ने क्या करवाया? आत्मसमर्पण करवा दिया। बात खत्म। तो डेट याद रहेगा, 18 फरवरी 1946, शाही नौसेना विद्रोह। कौन सा जहाज? HMIS। हमीस याद रखना, हमीस तलवार, ठीक है। अब याद रहेगा ना? हीरा महतो नहीं, IAS नहीं, IS। हाँ मारेंगे अभी ना। हमीस तलवार नाम का एक जहाज था, हमीस तलवार नाम का एक जहाज था। ये एक नौसैनिक का जहाज था। 18 फरवरी 1946 इसमें विद्रोह होता है सभी नौसैनिकों के द्वारा। और जब विद्रोह होता है तो उनकी मांगे क्या थी? कि वेतन हम लोगों को समान मिलना चाहिए, भोजन समान मिलना चाहिए, सुविधा समान मिलना चाहिए, नस्ल भेदी टिप्पणियां बंद होना चाहिए, ठीक है। ये सब मांग को लेकर के इन्होंने विद्रोह शुरू किया। वीसी दत्त ने उसमें और आग लगा दिया। क्या लिख करके? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कहाँ लिखा? हमीस तलवार के दीवारों पर। वहां जब लिख दिया तो तीव्र हो गया आंदोलन, तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। किसको? वीसी दत्त को। जब इनको अरेस्ट किया तो और आंदोलन बढ़ गया। अंत में अंग्रेज सरकार उसके आदेश देती है गोल्डफ्रेड को कि भाई तुम इसका दमन करो, चाहे जैसे भी हो, पूरा नौसैनिक शक्ति नष्ट भी हो जाए तब भी तुम इसका दमन करो। वो दमन करना शुरू कर देता है। तो सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भारत के नौसैनिकों को कहा कि भाई मरने से अच्छा क्या है, तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, बाकी हम लोग कोर्ट कचहरी देख लेंगे, दमन नहीं होने देंगे, ठीक है। कौन? वीसी दत्त? गोल्डफ्रेड अंग्रेज का सैनिक था, अंग्रेज का अधिकारी था, बड़ा अधिकारी था, अंग्रेज का बहुत बड़ा अधिकारी था, ठीक है।
एडमिरल नौसैनिक और एडमिरल नौसैनिक में होता है, ठीक है। बोला कि भाई नौसेना में जो विद्रोह है तुम इसको दबाओ, चाहे इसके लिए पूरा नौसेना को खत्म करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसने उसी तरह से काम करना शुरू किया। तब पटेल और जिन्ना साहब ने दबाव डाल करके आत्मसमर्पण करवाया और ये विद्रोह शांत हुआ। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक कैबिनेट मिशन योजना। अब भारत को स्वतंत्र करवाना है। अगला टॉपिक कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भेजा के लाओ। कैबिनेट मिशन योजना बाद में दिखाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना लिखो, ब्रिटेन की लेबर पार्टी, ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता, ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता। ब्रिटेन और ब्रिटेन में अलग अलग है सर। भारत और भारतीय में क्या अंतर है? नहीं, भारत और भारतीय में क्या अंतर है? भारत देश है और भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। ब्रिटेन देश है और ब्रिटेन में लोग रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहते हैं। अब समझ में क्या लिखा है? ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली ने 1946 ईस्वी में, क्लीमेंट एटली ने 1946 ईस्वी में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए, भारतीय नेताओं से बातचीत करने, भारतीय नेताओं से बातचीत करने तथा उन्हें विश्वास दिलाने, तथा उन्हें विश्वास दिलाने कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही, कि सरकार संवैधानिक मामले कहाँ की सरकार, वहां लिखना है आपके पास, सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है, शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है, कौमा उत्सुक है, कौमा शीघ्र ही समझौता करने को उत्सुक है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से बातचीत करने का विश्वास दिलाने की सरकार संवैधानिक मामले पर समझौता करने को उत्सुक है, उत्सुक है। एक कौमा देखे, एक संसदीय दल, एक संसदीय दल, हाँ कौमा देखे, एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया है, एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया है, कौमा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। हाँ 46, हाँ 1946, 1946 ही बोले हैं, 46, 1946, 1946 बोले हैं।
गलत क्या है? 1946 ईस्वी में अंग्रेज लोग वहाँ क्या कर रहे हैं लंदन में, उनके एक पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। पार्टी का क्या नाम था? उस लेबर पार्टी के नेता कौन थे बड़े? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया भारतीय नेताओं को विश्वास दिलाने के लिए कि देखो जी, भारत में जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करने के लिए जल्दी ही हम लोग यहाँ से एक कमेटी भेजेंगे, जल्दी ही हम लोग यहाँ से एक कमेटी भेजेंगे जो वहाँ के संवैधानिक बातों पर विचार विमर्श करेगी। और उस कमेटी का क्या नाम रखा गया? कैबिनेट मिशन। अब समझ में आया कहानी? कैबिनेट मिशन को भेजने के बारे में सबसे पहले किसने बताया? क्लीमेंट एटली ने बताया। क्लीमेंट एटली कौन था? लेबर पार्टी का एक नेता था। कौन? ब्रिटेन में। क्लियर हो गया इतना? अब आगे क्या होता है देखो। 29 मार्च 1946 को, 29 मार्च 1946 डेट याद रखना, 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तथा इस मिशन के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे तथा इस मिशन के 3 सदस्य थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन नहीं था या कौन था। अब देखो, इससे पहले भारत एक आदमी को भेजा गया था कुछ दिनों पहले 1942 में। कौन सा मिशन आया था 1942 में? क्रिप्स मिशन आया था ना। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। तो एक आदमी जो ऑलरेडी भारत आ चुका है, भारत के लोगों से बातचीत कर चुका है और फिर वो वापस लंदन गया, तो क्या उसको भेजा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि वहां के बारे में वो जान के आया है। ठीक है, इसलिए स्टेफर्ड क्रिप्स को भी भेजा गया था इस मिशन में। कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। पहला व्यक्ति कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब इनके साथ 2 लोगों को और भेजा गया, 2 लोगों को और भेजा गया। तो अध्यक्ष किसको बनाएगा? जिसको ज्यादा अनुभव होगा। तो ऑलरेडी स्टेफर्ड क्रिप्स एक बार आ चुका था, तो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? स्टेफर्ड क्रिप्स। अरे रुक जाओ, कहानी सुनो तो पहले। ये चीज देखो, ये चीज दिमाग में छपेगा, लिखा हुआ कॉपी में रह जाएगा। हमने क्या कहा, 1942 ईस्वी में ऑलरेडी क्रिप्स जी आ चुके थे, यहाँ आकर के इंडिया के नेताओं के साथ बातचीत कर चुके थे, यानी यहाँ के माहौल के बारे में वो जानते थे। और अब क्लीमेंट एटली साहब कह रहे हैं कि हम एक और कमेटी भेजेंगे जो वहाँ के नेताओं से बात करेगी और आपको विश्वास दिलाएगी हम लोग जल्दी ही संवैधानिक मामलों में विचार विमर्श करेंगे, उसका जो भी गतिरोध है उसको दूर करेंगे। उसके लिए क्या बनाया दिया? कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में वहाँ अंग्रेज लोग क्या सोचेंगे? जो आदमी जा चुका है, पहले बातचीत कर चुका है, उसी को अध्यक्ष बनाना चाहिए क्योंकि उसको नॉलेज है वहाँ का। तो स्टेफर्ड क्रिप्स को अध्यक्ष बना दिया। किस मिशन का? कैबिनेट मिशन का। कई तारीख को कैबिनेट मिशन भारत आया? अब अध्यक्ष कौन थे? अब इनके साथ 2 और लोग थे। लॉर्ड, अभी लिखना नहीं, अभी हम बता रहे हैं, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉरेंस, ठीक। हमने कहा 3 सदस्य है, तो तीसरा व्यक्ति कौन था? उनका नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, अभी रुक जाओ, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को किस लिए भेजा गया? भारत के। अब इसमें ये चीज पूछा कि स्टेफर्ड क्रिप्स तो अध्यक्ष थे, एबीजे अलेक्जेंडर थे अंग्रेज के जो वहां नौसेना थी उसके सेनापति थे, नौसेना अध्यक्ष थे। ये कौन थे? ये नौसेना अध्यक्ष। यानी जो बात करने जा रहे हो तो नौसेना के अध्यक्ष को भेज दिया है। ठीक है, अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना में मंत्री थे, नौसेना मंत्री। अंग्रेज का वहां नौसेना का मंत्री था। कौन सा? लंदन में एबी अलेक्जेंडर कौन थे? वहां जो नौसेना का मंत्री था। अभी जैसे यहाँ है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछे कि रक्षा मंत्री कौन है? कौन है? क्या बोला था पहले बार?
भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? रक्षा मंत्री? पढ़ लो कभी कभी, ठीक है। तो उसी तरह उस समय जिस समय ये कैबिनेट मिशन बना था, उस समय अंग्रेज की नौसेना के मंत्री कौन थे? अलेक्जेंडर साहब थे, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स ऑलरेडी इंडिया आ चुके थे, और बचे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये उस समय भारत के सचिव थे। ये कौन थे? भारत सचिव थे। इनका कौन सा पोस्ट था? भारत सचिव। इन तीनों व्यक्तियों को कैबिनेट मिशन नाम दे करके भेजा गया इंडिया कि जाइए वहां का गतिरोध को दूर कीजिए, ठीक है। तो तीनों बड़े बड़े चीज हो गए। स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, ये भारत सचिव यानी वायसराय के बाद वायसराय किनको रिपोर्ट करेगा? तो लॉर्ड पैथिक इसी को रिपोर्ट करते थे। यहाँ के जो बेबेल थे उस समय, ठीक है, बेबेल किसको रिपोर्ट करते? भारत के सचिव को रिपोर्ट करते। और ये नौसेना के मंत्री थे। बोले तीनों लोग आप लोग जाइए जरा देख करके आइए क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो कब आए ये लोग? 29 मार्च 1946। कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स अंग्रेज, वहां कुछ नहीं था, लेकिन ये इंडिया ऑलरेडी एक बार आ चुके थे, बहुत बड़े अधिकारी थे ये, ठीक है, अनुभव था, इसलिए इनको अध्यक्ष बना के भेजा गया। अब इसको बनाओ। 29 मार्च 1946 को कौन आया? कैबिनेट मिशन। कहाँ? भारत आया। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? यहाँ लिखेंगे 3 सदस्य। ये भी ऑप्शन में आ जाता है। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या थी, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 6, 5 कुछ भी दे देगा। कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन नहीं थे? इनमें से कौन नहीं थे भी पूछ चुका है, ठीक है, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन कितने सदस्यों का था? 3 सदस्यों का। कौन कौन से सदस्य? स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स साहब अध्यक्ष थे, भारत सचिव कौन थे? लॉरेंस साहब, और नौसेना मंत्री थे अलेक्जेंडर साहब, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष। क्या क्या नहीं दिख रहा? रेड भी पढ़ाएंगे सर, कल पढ़ाए थे, कल देखा था, कल ज्योग्राफी पढ़ाए थे। चल ज्योग्राफी पढ़ना है, वो कल्चर पढ़ना है। अभी देखिए खाली खाना खाने से भी नहीं होगा, पानी भी पीना होगा, तब भी खाना। तीनों लेके आ, तीनों बोलता हूँ। अभी हम लोग कहाँ कुछ पढ़े और पढ़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट बनाओ, अगला पॉइंट बनाओ। कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी कि कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य भारत की अंतरिम सरकार के गठन के लिए आवश्यक प्रबंध करना तथा संविधान का निर्माण करने के लिए एक कार्य प्रणाली तैयार करना उसका मुख्य उद्देश्य है। एक कार्य प्रणाली तैयार करना उसका मुख्य उद्देश्य है। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? कि भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए जो भी व्यवस्था करना है वो करेंगे, और दूसरा कि भारत को चलाने के लिए एक संविधान चाहिए, तो संविधान बनाने के लिए एक कार्य प्रणाली तैयार करना, ठीक है। ये 2 उद्देश्य लेकर के कैबिनेट मिशन भारत आया। जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा 29 मार्च 1946 को, तो लोग उसे पूछे ना भाई आप क्यों आए हैं यहाँ? बोला कि देखो जी 2 चीज के लिए आए हैं।
क्या 2 चीज था? एक, हम चाहते हैं कि भारत में एक अंतरिम सरकार बने, तो उसके लिए जो भी व्यवस्था पानी करना है करेंगे, और दूसरा संविधान निर्माण आपको करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ के जाएंगे तो भारत चलेगा कैसे? तो संविधान चाहिए ना, तो संविधान निर्माण करने के लिए जो भी व्यवस्था करना होगा हम करके जाएंगे। ठीक है, यही उद्देश्य लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। कौन आए हैं? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर साहब। तीनों नाम याद हुआ? नरेश नाम बताओ तो तीनों का। बोलो। हाँ हाँ, और पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक, तुम बोलो। हाँ हाँ, राजेंद्र और रॉबिन मुर्मू। हाँ पैट्रिक लॉरेंस, हाँ, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। परशुराम, नाम बोलो तीनों। देखिए के बोलो, देखिए के बोलो। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग आए, क्या उद्देश्य था इन लोगों का? कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो, उसके लिए व्यवस्था करना और संविधान निर्माण करने के लिए एक जो भी कार्य प्रणाली है उसका प्रावधान करना। ठीक है, ये आ गया। अब जब कैबिनेट मिशन आया तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसमें बोलेगा सर ये करना होगा, ये करना होगा, अंग्रेजों को भेजेगा। तो लिखो कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें, क्या क्या सिफारिश किया? हाँ, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। सिफारिशें, वो जो कहेगा वो अब बात मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको भेजे हैं कि सरकार बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो सर ये काम कीजिए। संविधान बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो सर ये काम कीजिए। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें। नंबर 1, 16 मई 1946 ईस्वी को, 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपने पहली 46 को कैबिनेट मिशन ने अपनी पहली सिफारिश में कहा था कि, पहली सिफारिश में कहा था कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी जिसमें देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। देशी राज्य व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। पूर्ण विराम। यह संघ वैदेशिक रक्षा तथा यातायात, वैदेशिक रक्षा तथा यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। व्यवस्था करेगा। पहला सिफारिश कई तारीख को तो दिया, हालांकि सारा सिफारिश उसी दिन दिया होगा, लेकिन 16 मई 1946 को जो सिफारिश बना उसका पहला सिफारिश क्या था कि भारत अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगा। इस स्थापना में जो संस्था बनेगी अखिल भारतीय संघ, उसमें कौन कौन शामिल होगा? जो राज्य है देश का, और ब्रिटिश प्रांत जो अभी ब्रिटिश के कब्जा में वो, ये लोग सबको शामिल कर देंगे। और इनका जिम्मेदारी क्या होगा, किस चीज का व्यवस्था करना होगा?
यातायात और रक्षा और वैदेशिक, मतलब बाहरी चीजों का। ठीक है, तो ये सब चीजों का व्यवस्था करने का जिम्मेदारी किसका होगा? अखिल भारतीय संघ का होगा। क्लियर? दूसरा सर, संघ में देशी राज्यों व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की, देशी राज्यों व ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। ठीक है, क्लियर? तीसरा लिखो, भारतीय प्रांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। भारतीय प्रांतों को 3 भागों में, 3 को अंडरलाइन करना, 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। भारतीय प्रांतों को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, वर्ग औ, हाँ, वर्ग औ विभाजित किया जाएगा, डैश देके, वर्ग औ कॉमा वर्ग बौ तथा वर्ग औ वर्ग बौ तथा सौ, औ बौ और सौ तथा वर्ग 100। कितने वर्गों में भारतीय प्रांत को विभाजित किया जाएगा? 3। ठीक है, लिखो, वर्ग औ के अंतर्गत, अगला वहां नीचे, हाँ वहीं पे नीचे लिखो, वर्ग औ के अंतर्गत बंबई, वर्ग औ के अंतर्गत बंबई, कॉमा देके मध्य प्रांत, बंबई के बाद मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, बिहार देखा, बिहार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, कौन से वर्ग में? औ में। उड़ीसा को रखा गया था। फिर नीचे लिखो, वर्ग बौ के अंतर्गत पंजाब, सिंध और पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रदेश या सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी पाकिस्तान वाला एरिया को रखा गया था। ठीक है, वर्ग 100 के अंतर्गत बंगाल एवं असम को रखा गया था। बंगाल एवं असम को रखा गया था। ठीक है, किसने ये इस तरह से सीमा विभाजन किया? कैबिनेट मिशन ने। ठीक है,
नोट करके लिखो यहाँ पे, कैबिनेट मिशन ने उपरोक्त तीनों प्रांतों को उपरोक्त तीनों प्रांतों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने तथा अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया था। अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार देने की सिफारिश की थी, ऐसे कर सकते हो, अधिकार देने की सिफारिश की थी, संविधान बनाने का अधिकार देने की सिफारिश की थी। सिर्फ सिफारिश क्या है, ठीक है ना, मानना नहीं मानना भी बात की बात है। क्या दिया कि आप अपना अपना सदस्य चुन लीजिए और अपना लिए संविधान बना लिए, ये सिफारिश अभी वो अपने रिपोर्ट में किया है। अब मानना नहीं मानना अभी बाद की बात है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में। हाँ सर अब हो गया। नेक्स्ट लिखो, अब इसको कंप्लीट करो पहले। जुलाई 1946 ईस्वी में जुलाई 1900 कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने भारतीय प्रांतों में 296 में से 296 में से 205 सीटों पर विजय हासिल किया। 205 सीटों पर विजय हासिल किया। ठीक है, क्यों, इसने क्या कहा था, कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था कि भारत में अंतरिम सरकार बनाना। तो अंतरिम सरकार बनाने के लिए जो रिपोर्ट तैयार किया उसमें कहा कि हम लोग एक इलेक्शन करवाएंगे। तो कब इलेक्शन हुआ, जुलाई 1946 में। और इस 1946 के इलेक्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 296 में से कितना सीट जीता, 205 सीट जीत लिया। 205 सीट, पार्टी बहुत रहता था, छोटा मोटा बहुत पार्टी था, लेकिन मेन पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दो पार्टी। अभी भी डेरी पार्टी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस, नाम क्या, बीजेपी और कांग्रेस। राज्य में आ जाइए तो यहाँ हेमंत सोरेन का अपना पार्टी है, सुरेश महतो का अपना पार्टी है, अब एक नया पार्टी अमित महतो खड़ा कर दिए। ठीक है, बिहार में चल जाओ तो राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड, हम HAM, हम, तो बहुत सारी पार्टियां होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी कितना लोगों को मान्यता, 7-8 पार्टियां हैं जो मुख्य पार्टियां। ठीक है, पेट नहीं चलता है उन लोगों का, लोग खानदान चलता है पूरा, एक बार बन गया तो पूरा कितना खानदान वो चल जाएगा वो कहना मुश्किल है। पेट तो आदमी हम लोग चलाते हैं, आज है कल नहीं है खाने के लिए, वो लोगों का खानदान चलता है, पेट नहीं चलता है। 296 में से कितना सीट जीता, 205 सीट जीता, किसने, कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग भी तो जीता होगा ना, तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी कांग्रेस, 296 में से 205 तो उसी का हो गया। ठीक है, छोटा मोटा पार्टी भी था ना एक आध गो, तो लोग भी जीता होगा, लेकिन मुख्य जो है, अब सोचो, ये सोच रहा था कि हम
मुस्लिम लीग ये सोच रहा था कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, ठीक है, हमारा भी बहुत बहुमत होगा, लेकिन सीट कैसे जीता, 73 को। तो बौखलाएगा कि नहीं बौखलाएगा वो लोग? अब आग बबूला हो गया। जब आग बबूला हुआ तो क्या किया, बोला हमको अलग पाकिस्तान कर दीजिए। अगला स्टेटमेंट लिखो। हाँ, मुस्लिम लीग अपनी इस पराजय से बौखला गई, पराजय से बौखला गई, बौखला गई। अब इलेक्शन तो हो चुका है, कांग्रेस जीत चुकी है, सरकार कांग्रेस बनाएगी, तो राष्ट्रपति किसको बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए, जो जिसका बहुमत ज्यादा होता है। तो वायसराय जो थे उस समय के, उन्होंने कांग्रेस को बोला कि आप आइए और सरकार बनाइए। अभी क्या करेगा मुस्लिम लीग, बोला ना ऐसा नहीं होगा। विपक्ष का काम क्या है, विरोध करना, हर बात पर अच्छा हो चाहे खराब हो, करना है विरोध, ठीक है। तो लिखो वायसराय ने, अगला पॉइंट बनाओ, बौखला गई, उसके बाद पॉइंट बनाओ। हाँ, उसके बाद अगला पॉइंट बनाओ। वायसराय ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सामने अंतरिम सरकार बनाने का, मुस्लिम लीग के सामने अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा जिसे प्रस्ताव रखा, जिसे मुस्लिम लीग ने नामंजूर कर दिया। मुस्लिम लीग ने नामंजूर कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण हेतु, पाकिस्तान में हर सही रोज देखता है मैच, पाकिस्तान के निर्माण हेतु सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी। सीधी कार्रवाई की घोषणा कर दी कि अब आपको पाकिस्तान बना के देना होगा, हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे। देखिए, प्रजातांत्रिक विधि में जब इलेक्शन होता है तो पहली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी और जो छोटी दूसरी पार्टी है, दोनों से विचार विमर्श के बाद ही सरकार बनता है। तो बात हो रही थी अंतरिम सरकार की, तो वायसराय बोले कि भाई तुम लोग दोनों मिल करके बना लो, तुम्हारा कुछ आदमी को ले लेंगे क्योंकि वो भी जीत के आया है, और कांग्रेस के भी कुछ आदमियों को मिला करके एक अंतरिम सरकार बना देंगे। लेकिन पता नहीं ना, सरकार बनाएगा मतलब हमको इसी के साथ रहना पड़ेगा, हम इसके साथ रहेंगे ही नहीं, हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान निर्माण के लिए सीधी कार्यवाही की घोषणा कर दी। सीधी कार्यवाही मतलब लड़ाई होगा अब जबरदस्त, ठीक। अब क्या हुआ, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की। सीधी कार्यवाही दिवस पूछता है की शुरुआत की। सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की, इसलिए अलग पाकिस्तान निर्माण करने के लिए, अलग पाकिस्तान जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे तथा आतंक का माहौल, सांप्रदायिक दंगे मतलब हिंदू मुस्लिम,
सांप्रदायिक दंगे तथा आतंक का माहौल का निर्माण, आतंक का माहौल का निर्माण हो गया और मुस्लिम लीग अंग्रेज सरकार के सामने यह सिद्ध करना चाहती थी, अंग्रेज सरकार के सामने यह सिद्ध करना चाहती थी यह सिद्ध करना चाहती थी कि भारत हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र है, कि भारत हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र है, भारत हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र है। तो अलग अलग हमको कर दीजिए, कहने का मतलब नहीं, हिंदू भी है यहाँ पर, मुस्लिम भी है यहाँ पर, दो को राष्ट्र यहाँ से बन सकता है, तो हमको अलग पाकिस्तान बना के दे दीजिए। इसलिए माहौल को खराब करना चाहता था कौन? मुस्लिम लीग, और माहौल को खराब किया भी, माहौल को खराब किया भी। सब क्लियर हो गया? अभी कहा देखो, मुस्लिम लीग के सीधी कार्यवाही से, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही से भारत के कई स्थानों पर दंगे हुए, भारत के कई स्थानों पर दंगे हुए। मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही से भारत के कई स्थानों पर दंगे हुए, जिन्हें शांत करने के लिए गांधी जी ने बहुत प्रयास किया। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया। इन दंगों का मुख्य केंद्र, इन दंगों का मुख्य केंद्र बंगाल तथा बिहार था। इन दंगों का मुख्य केंद्र बंगाल तथा बिहार था। हाँ, मुख्य केंद्र बंगाल तथा बिहार था। हो गया? पूर्ण विराम दो। बंगाल के नोआखली, बंगाल के नोआखली, बंगाल के नोआखली में यह विद्रोह इतना भयंकर था, यह विद्रोह, यह दंगा, विद्रोह नहीं करो, इसको विद्रोह नहीं बोलेंगे, इसको दंगा बोलेंगे। यह दंगा इतना भयंकर था, देखो ना बोर्ड, बंगाल के नोआखली में यह दंगा इतना, विद्रोह इतना भयंकर था कि महात्मा गांधी को वहां जाना पड़ा, कि महात्मा गांधी को वहां जाना पड़ा। अब गांधी जी कहीं पहुंच जाए तो हिंदू रहे चाहे मुसलमान है शांत तो हो जाएगा। 1917 से जब गांधी जी का आंदोलन शुरू हुआ चंपारण से, तो 1946-47 लगभग 30 साल, इस 30 साल में भारत की जनता गांधी जी को तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ठीक है, जहां अगर वो खड़े हो जाएं तो अगर वो एक शब्द कुछ बोल दिए तो वो शब्द कानून होता था कि नहीं होता था? गांधी जी पहुंच गए कहाँ? नोआखली। कहाँ? बंगाल के नोआखली। और जाके एकदम खड़ा हो गया, बोला अगर तुम लोग विद्रोह करो, विरोध करोगे, इस तरह से दंगा फसाद करोगे तो फिर हम लड़ाई करना छोड़ देंगे। हम शुरू से अहिंसा 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 कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे मारकाट कर रहे हो। ठीक है, मान लो कि एक आदमी तलवार लिया हुआ है, दूसरा आदमी के पास लाठी है, ठीक है, दोनों के बीच में गांधी जी आके खड़े होंगे तो बोले पहले हम ही को काट लो, हम ही को मार लो, फिर अपना आपस में मरना। कोई गांधी जी पे हाथ उठा सकता नहीं। वहां गए तो जो दंगा था वो बिल्कुल शांत हो गया। जब शांत हो गया तो ये देख करके उस समय जो वायसराय थे हमारे माउंटबेटन साहब, वो गांधी जी को पता है क्या बोले? 1 मैन बाउंड्री। लिखो,
वहां पॉइंट बना के लिखो। नोआखली में गांधी जी के आगमन के बाद दंगों का शांत होना तथा देश के अन्य भागों में भी गांधी जी द्वारा चलाए गए दंगा को शांत करने के अभियान को देखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत के अंतिम अंग्रेजी वायसराय थे। ठीक है, अंग्रेज वायसराय में अंतिम वो था। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी भी वायसराय कुछ दिन के लिए बने थे, तब भारत स्वतंत्र हुआ था। बिहार का नहीं पूछा है, नहीं जानना है। बिहार में लगभग हर जगह दंगा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा भयंकर हो गया, इसलिए नोआखली हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी को जाना पड़ गया। गांधी जी को ऐसा नहीं कि गांधी जी और जगह नहीं गए, लेकिन यहाँ जा करके एकदम वहां शांत करवाए। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। किसने कहा था सबसे पहली बार? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था उस समय? कहाँ का? क्लियर? अब जब 1946 में सरकार बन रहा था, अंतरिम सरकार, ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हमको पाकिस्तान अलग चाहिए। दंगा फैल गया हर जगह, बिहार बंगाल मुख्य रूप से हुआ। तो सरदार पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। मतलब दंगा कुछ ऐसा था लीग का बिहार और बंगाल में कि अगर हम यहाँ छोड़ दें लोगों को, हम लोग वहां नहीं पहुंचे, इंटरफेयर नहीं करें, तो यह बहुत बड़ा गलती होगा हम लोगों से, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान जान माल का हो जाएगा। हिंसक हो गए थे लोग। कौन? मुस्लिम लीग के लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंसा किए थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत आया कब? 29 मार्च 1946। कौन कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स, पेंड्रिक लॉरेंस, एलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स। भारत आया तो लोगों ने पूछा भाई आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? तो बोला दो मुख्य उद्देश्य है। पहला, हम यहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनाना चाहते हैं, और दूसरा, एक संविधान निर्माण करने का जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत करना चाहते हैं। बोला बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात। आगे अपना काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया, और वह रिपोर्ट 16 मई 1946 को, वह रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश किया गया। उस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें थी सरकार को कि भाई आप ये कीजिएगा तब ये काम होगा। पहला सिफारिश ये किया गया
क्या पहला सिफारिश था कि एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना कीजिए, मतलब जो छोटे मोटे जो राज्य अलग अलग हैं सबको मिला करके एक संघ बनाइए, यूनिटी बनाइए, ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ बनेगा। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो प्रांत है छोटे छोटे उसको 3 भाग में विभाजित किए। प्रांत को कितने भाग में विभाजित किए? अ, ब और स कर दिया। फिर बोला कि एक संविधान निर्माण कमेटी बनाएंगे, ठीक है, तो इसी ने एक सिफारिश ये भी था कि संविधान निर्माण के लिए एक कमेटी बनाया जाएगा। क्लियर? अब जब सब कुछ हो रहा था तो जब इलेक्शन हुआ इस कमेटी की सिफारिश पर, कब? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है और इलेक्शन में 296 में से 205 सीट किसका? कांग्रेस का। 73 सीट किसका? आग बौखला गया, मतलब 1/3 भी नहीं। ये तो सोच रहा था कि हम अपना सरकार बनाएंगे, अब देखा कि मेरा दाल गलने वाला नहीं है। अगर हम शामिल भी होते हैं सरकार में तो 1-2 को मंत्री पद दे देगा, क्या देगा? ज्यादा प्रधानमंत्री तो हमको बनाने से रहा, ठीक है। और जिन्ना का बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी नेता था, ठीक है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का ख्वाहिश रखता, ठीक है। वो बोला हम सीधी कार्यवाही दिवस मनाएंगे, हम मंत्री सरकार में भाग नहीं लेंगे। और सीधी कार्यवाही दिवस शुरू कब किया? 16 अगस्त 1940। कहानी सुनोगे तो इतिहास याद रहेगा, कहानी नहीं सुनोगे तो किताब और कॉपी में रह जाएगा। हम लोग भी 50 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होने के निर्णय करने के बाद उसने सीधी कार्यवाही दिवस शुरू कर दिया। सीधी कार्यवाही दिवस करने का मतलब या तो हमको पाकिस्तान दीजिए, ठीक है, या फिर हम लोग दंगा करेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अंग्रेज को यह दिखाना चाहते हैं कि भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। ये यहाँ पर इसको क्या बोला? हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र है, तो हम द्विराष्ट्र को अलग अलग करके एक अलग राष्ट्र हिंदू का, एक अलग राष्ट्र मुसलमान का हमको बना करके दीजिए और वहां हम अपना राज करेंगे, ठीक है, अपना रोजी रोटी उधर से चलेगा, ठीक। अब इस बात को जब सीधी कार्यवाही दिवस जब शुरू होता है, इसका सबसे ज्यादा बुरा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? बंगाल और बिहार में। नोआखली नाम का एक जगह था, वहां गांधी जी को जाना पड़ गया और खड़ा होना पड़ गया, ठीक है। इसके अलावा और भी जहां जहां दंगा हो रहा था गांधी जी पहुंचे, ठीक है। उनके इस अभियान को देख करके तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको क्या कहा? 1 मैन बाउंड्री फोर्स। वो अकेला आदमी है, 1 मैन मतलब एक आदमी, और बाउंड्री है, सीमा है, और उसके पास इतना शक्ति है कि तुम उसको पार नहीं कर सकते। 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। अब सीधी कार्यवाही दिवस चल रहा है, इतना दंगा हुआ कि सरदार पटेल को भी स्टेटमेंट देना पड़ा कि अगर हम मुस्लिम लीग के नेताओं के सहारे हम छोड़ दें भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को, तो यह उनके साथ अन्याय होगा, ये बहुत बुरा होगा। ये स्टेटमेंट देना, क्योंकि यहाँ भी दंगा बहुत ज्यादा हुआ था। क्लियर हुआ? अब इसी कमेटी का एक सिफारिश यह भी था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। तो अगला पॉइंट लिखो, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की भी सिफारिश की थी। हाँ, पॉइंट बना के, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने की भी सिफारिश की थी। संविधान सभा बनाने की भी सिफारिश की थी। संविधान सभा बनाने की सिफारिश भी की थी। संविधान सभा ने सर कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने की भी सिफारिश की थी। तो तुम लिखो संविधान सभा बनाने की भी सिफारिश की थी, अगर नहीं उतना लिखा है तो। हो गया? समझ में आया? और अंतरिम सरकार बनाने के लिए चुनाव हो गया। तो अंतरिम सरकार उस दिन हम बता चुके हैं, अंतरिम सरकार बता चुके हैं ना, कहीं नहीं बताया? अंतरिम सरकार बताए हैं, देखो। जी सर जी, अंतरिम सरकार बता चुके हैं, अंतरिम सरकार तक हम पहुंचा दिए। 1937 में एक बार सरकार बना था, वो भी अंतरिम सरकार कहलाया। 1946 में भी अभी अंतरिम सरकार बनेगा। अभी हम कल लिखवा देंगे इसको, ठीक, कि कौन क्या बना, कौन सा पोस्ट मिला। क्लियर? वो 1937 वाला लिखवाया है, 1937 का चुनाव का अंतरिम सरकार लिखवाया है। अभी 1946 का अंतरिम सरकार कल लिखवा देंगे, ठीक। क्लियर हो गया? भूख लग गया?